Hello students, welcome to another lecture of physics. This is standard 8. This is standard 8 physics, force and pressure. Force and pressure. This is chapter number 3. Chapter number 3, force and pressure. ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। आप क्या मतलब है इन सब टॉपिक का? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनो। फोर्स क्या होता है? लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है फोर्स, ठीक है। It is, you can say it is push or pull of the body. Push or pull of the body. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे कह सकते हैं, पुश और पुल ऑफ द बॉडी, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपका ब्लॉक है, ठीक है। ये मान लो एक रस्सी है, आपने इसको इस तरफ खींचा, तो आपने क्या किया? पुल किया इसको। यू हैव पुल्ड इट, राइट? सो दिस इज द फोर्स, राइट? उसी तरीके से मान लो आपके पास एक दूसरा ब्लॉक है यहाँ पर, यू हैव अप्लाइड अ फोर्स, उसको पुश किया आपने, राइट? सो पुश, फोर्स इज पुल और पुश ऑफ द बॉडी, ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स? यूनिट ऑफ फोर्स इन SI system, unit of force is Newton, and in CGS system, देखो SI system एक सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है, and CGS system stands for, C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for seconds, ठीक है। इस सिस्टम में आपकी जो यूनिट ऑफ फोर्स है दैट इज डाइन। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप याद रखना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ये मैं डिराइव भी करवा दूंगा आपको, और ये याद रखना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, ठीक है। ओके, now types of forces, दो तरह के होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स किसको कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स मतलब पुश, पुल, स्क्वीज, स्ट्रेच, फ्रिक्शनल, ये सारे कांटेक्ट फोर्स है। मतलब दो बॉडी के बीच में, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसको धक्का मारा, तो दो बॉडी के बीच में जब कांटेक्ट होता है उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? पुश, पुल, राइट, स्क्वीज, स्ट्रेच, ये सारे कितने एग्जाम्पल्स हैं कांटेक्ट फोर्स, सारे कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स देखो, समझ में आ जाएगा आपको। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा जो है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक
देखो इन तीनों फोर्स में कोई कांटेक्ट नहीं होता। देखो मान लो कि आपके पास ये फ्लोर है, ये मतलब जमीन है, और यहाँ पे बॉल है, आपने इसको छोड़ा तो नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ इसको पुल कर रहा है, और इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन देम, दैट इज व्हाई ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखो, क्या होगा? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, राइट, ये अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैग्नेट रख लो आप और आसपास आप कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख लो, ठीक है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। दो देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन देम, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नाउ फोर्स की वजह से दो तरीके के मोशन हो सकते हैं। फोर्स की वजह से दो तरीके के मोशन हो सकते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप इस तरफ फोर्स लगाओगे तो ये मूवमेंट करना शुरू कर देगा, ये मूवमेंट करना शुरू कर देगा, ये आगे जाएगा, राइट, इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ यू अप्लाई अ फोर्स, दिस ऑब्जेक्ट विल बी स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेशनल का मतलब ये स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, दूसरा ये कि भाई आप किसी ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस पे रोटेट करवा सकते हो, राइट, रोटेट करवा सकते हो। उस मोशन को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में सिर्फ फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। फोर्स की तो जरूरत पड़ती है, देखो ट्रांसलेशन मोशन में सिर्फ और सिर्फ फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो रोटेशनल मोशन होता है, किसी ऑब्जेक्ट को जब रोटेट करना होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स, इसकी जरूरत पड़ती है। मोमेंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? जब ट्रांसलेटरी मोशन है, मतलब किसी एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उस केस में सिर्फ फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसी एक्सिस पे किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? मान लो मैं दूसरा एक ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले। सो मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो कि ये रॉड है, इसको मुझे रोटेट करना है, इसको इस एक्सिस पे रोटेट करना है। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये आपका फोर्स है, और ये जो है ना, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक्सिस से जिसके अलोंग आप इसको रोटेट करोगे, एक्सिस से लेके जहां पे आपने फोर्स लगाया वहां तक का डिस्टेंस आप कह सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसको टॉर्क भी कहते हैं, टॉर्क, याद रखिए। नाउ दिस इज फोर्स दैट इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, SI यूनिट। ठीक है, और CGS यूनिट क्या होगी इसकी? डाइन, फोर्स की न्यूटन की डाइन हो जाएगी और मीटर की सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एक चीज याद रखना, 1 न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या कहा था मैंने? 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? 10⁵ डाइन के बराबर। ये फोर्स का है, और ये किसका है? मोमेंट ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो, मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखना, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं?
इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं? पहला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, if a particular distance is more, moment of force will also be, or let's say if you perpendicular distance increases, what will happen? Moment of force will also increase. Moment of force will also increase. Similarly, if force increases, if force increases, moment of force also increases. Moment of force also increases. I think ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब दो तरह के मोमेंट होते हैं, दो तरह के मोमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है क्लॉकवाइज। जरा समझो क्या मतलब है। मान लो आपके पास एक बॉल है, दिस इज द बॉल, राइट। आपने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये फोर्स है और ये यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मतलब ये बॉल किस तरफ रोटेट करेगा? इस तरफ रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। अच्छा, ये क्लॉक के अपोजिट तरीके डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो क्लॉक कैसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में। ये क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। उसी तरीके से मान लो अगर आपका ये व्हील है और आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये एक्सिस है, क्लॉक की तरफ रोटेट करेगा, इसलिए इसको कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। देखो अब डेली लाइफ में क्या क्या टर्निंग इफेक्ट हम देखते हैं। टर्निंग इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ, टर्निंग इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ। देखो ड्राइवर की जो व्हील होती है, व्हील, ठीक है, वो इस तरफ फोर्स लगाता है, इस तरफ फोर्स लगाता है, मतलब क्या होता है, आसानी से ये
रोटेट हो जाता है. सो दिस इज नॉन एज टर्निंग इफेक्ट. फिर ग्राइंडिंग स्टोन आपने देखा होगा. ग्राइंडिंग स्टोन जिसपे आप चक्की होता है ना, जिसमें आटा पीसते हैं. तो देखो ये दूर होता है, ये हैंडल, ये एक्सेस है आपका, जितना दूर हो सके उतना दूर रखा जाता है क्योंकि आसानी से इसको रोटेट कराया जा सके, है ना. स्पैनर आपने देखा होगा. स्पैनर नट को टाइटन एंड अनटाइटन करने के लिए यूज किया जाता है. तो स्पैनर की हैंडल जो होती है वो बहुत बड़ा होता है, राइट. उसी तरीके से बाइसिकल पेडल जितना बड़ा होगा उतना आसानी से आप, बहुत बड़ा भी नहीं हो सकता ताकि आप पेडल ना कर पाए, तो अप्रॉक्सीमेट साइज तक रखा जाता है तो आसानी से आप पेडल कर सकते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ. ठीक है. Okay, then we will see pressure in the next lecture. Okay, till then, bye bye, take care, keep learning.